नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शास्त्री पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आर्थिक रूप से हम दुनिया में बनने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की जीडीपी बढ़ी है। आम बजट को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से भी बदतर हुई है और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां चल रही है। अब दुनिया नजारा देखेगी कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। समिट की तैयारियां चल रही है। आप दुनिया नजारा देखेगी। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 65% जिनके पास आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की है, वो सारे देश G20 में शामिल हैं। भारत को अध्यक्षता करने का अवसर मिला है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश को 4 जगह मेजबानी करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश बेहतर से बेहतर इंतजाम करेगी और उत्तर प्रदेश वास्तव में मेजबानी के लिए पसंद है। और अवधि संस्कृत सबसे अच्छी आप देखेंगे कि लखनऊ में जब इन्वेस्टर समीक्षा G20 की मीटिंग्स होंगी, आगरा में होंगी, हमारे गौतम बुद्ध नगर में होगी, इसके अलावा वाराणसी में होगी, बेहतर से बेहतर इंतजाम हम लोग। इसी बीच कन्नौज से एक बड़ी जानकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार। सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव मुस्लिम कट्टरपंथी के एजेंट है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव के कहने पर यह बयान दिया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे इस वक्त की कन्नौज से बड़ी जानकारी। मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर दे रहे हैं बयान। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया उनके बयान पर। अखिलेश यादव मुस्लिम कट्टरपंथियों के एजेंट है। उन्होंने कहा मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर बयानबाजी दी जा रही है। बड़ी जानकारी कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार किया है। सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम कट्टरपंथियों के एजेंट है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर यह बयानबाजी दी जा रही है। स्वामी प्रसाद ने अखिलेश यादव के कहने पर इस तरीके का बयान दिया है। तो ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिस पर विवाद हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार किया गया। सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव कट्टरपंथियों के एजेंट है और उन्हीं के कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। आपको बता दें, अखिलेश मुस्लिम कट्टरपंथियों के एजेंट है, सुब्रत पाठक ने कहा, और कहा कि उन्हीं के कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के कई ट्वीट्स विवाद के घेरे में आ रहे हैं, जहां पर कई सवाल उठ रहे हैं। और आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार किया गया। सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि जानबूझ के इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। अखिलेश यादव कट्टरपंथियों के एजेंट है और उन्हीं के कहने पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके के बयान दे रहे हैं। दो 2024 के चुनाव को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ में अखिलेश यादव का समझौता हुआ है कि जिसको लेकर के हिंदुओं में जातिवाद की खाई को गहरा किया जाएगा, हिंदुओं में जातिवाद को बढ़ावा देकर उनका आपस में विभाजन किया जाएगा, जिससे सीधा सीधा इस्लामिक कट्टरपंथियों का लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं कि हिंदुओं में विभाजन हो। अगर ये सामाजिक न्याय की बात कर रहे होते तो रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ये कुरान के लिए भी बोलते कि कुरान की तो आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और काफिरों की हत्या करना उनका धार्मिक अधिकार है। तो इस बात को कहते तो लिहाजा ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों इस्लामिक कट्टरपंथियों के एजेंट। अगली खबर संभल से, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का चुनाव हो रहा है और वहीं जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, संभल से एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का चुनाव हो रहा है। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया। बड़ी जानकारी, अहम खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। और संभल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी।
और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन का चुनाव किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव लगातार जारी है। मतदान सुबह से ही किया जा रहा है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। इसी बीच आपको बता दें, निरीक्षण भी लगातार अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। तो कन्नौज में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि समर्पित की गई। बता दें कि सरकारी कार्यालयों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जिला अस्पताल में सीएमएस सहित स्वास्थ्य कर्मियों ने मौन रखा। सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि शहीदों की कुर्बानी के लिए ही आज हम स्वाधीन हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और साथ में उनकी स्मृति में और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश की स्वाधीनता को दिलाया है और आज हम सब जो स्वाधीन भारत का जो सुख भोग रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी श्रद्धा में 2 मिनट का 11 बजे मौन धारण करने के निर्देश प्राप्त हुए। वहीं अमरोहा से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मतदान हो रहा है। जनपद में 26 मतदान केंद्रों पर मतदान किया जा रहा है। 22,797 मतदाता आज वोट डाल रहे हैं। डीएम एसपी ने मतदान स्थलों का जायजा लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनपद में 26 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है और 22,797 मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। 22,000 से भी अधिक मतदाता आज मतदान करेंगे। तो एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच 22,797 मतदाता आज वोट डालने के लिए सुबह से ही यहां पर लंबी लंबी कतारों पर लगे हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एमएलसी चुनाव के लिए किस तरीके से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डाल रहे हैं। कुशीनगर में बनाए गए 17 मतदान स्थल पे कुल वोटरों की संख्या 13,580 है। पुरुष वोटरों की संख्या 9,088 और महिला वोटरों की संख्या 7,792 है। पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने वोट डाला और अधिकारी मतदाता केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। तो पुरुष वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी कुशीनगर से। एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच लोग वोट डाल रहे हैं। कुशीनगर में 16 मतदान स्थल बनाए गए हैं। महिला वोटरों की संख्या 4,492 और पुरुष वोटरों की संख्या आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर कुशीनगर में भी एमएलसी चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और वोटिंग स्थल का भी निरीक्षण किया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान सुबह से ही जारी है और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कुल वोटरों की संख्या 13,580। तो पेट्रोल पंप पर किशोरी से छेड़छाड़ में जेल गए आरोपी के घर रविवार को पुलिस का बुलडोजर गरजा। पुलिस की मौजूदगी में रविवार शाम 5 बजे अवैध रूप से बनाया गया चबूतरा और छपरा गिर गया था। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। कालिंजर थाना क्षेत्र में गुड़ाकला निवासी राजन उर्फ संदीप दीक्षित ने पेट्रोल पंप पर पिता के साथ बाइक पर बैठी किशोरी से छेड़खानी की थी, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने उसे शनिवार को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रविवार को नरेनी और कॉलिंजर थानों की पुलिस फोर्स बुलडोजर लेकर आरोपी के घर पहुंची थी। इससे आसपास दहशत का माहौल बना हुआ है। ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक मिशन शक्ति, इसके तहत बांदा पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 27 जनवरी को एक युवक जब वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा था तो उसकी लड़की के साथ
एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप दीक्षित है, उसने छेड़खानी की थी। तत्काल उस वीडियो का संज्ञान लिया गया और एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा मुकदमा लिखवा के उस अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। आज इसी क्रम में उस व्यक्ति की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके उस अवैध निर्माण को आज ध्वस्त कर दिया गया है। आगे भी इस प्रकरण में गुंडा एक्ट के तहत अभियुक्त को जिला बदर कराया जाएगा। ऐसा करने से समाज में महिलाओं में एक सुरक्षा का भाव प्रबल होगा तथा ऐसे व्यक्ति जो महिला संबंधी अपराध कारित करते हैं, शोधे हैं, वंचले हैं। कन्नौज से बड़ी जानकारी। आपसी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में चले ईंट पत्थर मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के चंदियापुर गांव का यह पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोनों भाइयों में विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं। आपसी विवाद में दो भाइयों के बीच विवाद हुआ। बड़ी जानकारी, मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हुई है। तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तिरवा कोतवाली क्षेत्र के चंदियापुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कन्नौज से आपसी विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले और मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हुई है। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के चंदियापुर का ये पूरा मामला, जहां पर दो भाइयों के बीच विवाद और विवाद इतना बढ़ गया कि ये विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। तस्वीरें देखिए, जहां पर विवाद बढ़ता देख लोग बीच बचाव के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर भी चलाए गए, जिसमें कई लोग भी घायल हुए हैं। मारपीट में कई महिलाएं भी घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दो भाइयों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। खबर लखनऊ से है। यहां फाइलेरिया से बचाव के लिए एनटीडी डे मनाया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति ने जागरूकता अभियान चलाया। फाइलेरिया उन्मूलन समिति की नोडल अधिकारी रितु श्रीवास्तव ने बताया कि हर साल की तरह लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत घर घर कार्यकर्ता जाकर दवा खिलाएंगे और इस दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। हम जो है फाइलेरिया का जो कार्यक्रम है हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, घर से घर जाकर के जो है दवाओं खिलाने का कार्यक्रम है, जो फाइलेरिया बीमारी के खिलाफ सरकार चलाती है एक मुहिम की तरह। वो लखनऊ जनपद में 10 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। उसके संवेदीकरण के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक मानव श्रृंखला बुलाई है, जिसमें हमारे कुछ नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं, हमारे मेडिकल के स्टाफ के हैं, एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस के लोग हैं, जो मिलकर के संवेदीकरण करेंगे, यहाँ सीखेंगे, आगे जाके सिखाएंगे। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर बरेली मुरादाबाद मंडल खंड स्नातक का चुनाव मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पहला वोट डाला है। सभी सीट जीतेगी बीजेपी, सुरेश खन्ना का यह कहना है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। G20 की 4 बैठकें यूपी में होंगी और लखनऊ वाराणसी में भी G20 की बैठकें होंगी। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, सुरेश खन्ना ने कहा कि आगरा और नोएडा में भी G20 की बैठकें आयोजित की जाएंगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी शाहजहांपुर से। बरेली मुरादाबाद मंडल खंड स्नातक चुनाव मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इसमें पहला वोट डाला उन्होंने। सभी वोट जीतेगी बीजेपी और उन्होंने कहा कि G20 की 4 बैठकें होंगी। लखनऊ वाराणसी में G20 की बैठक होगी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। यहाँ पर बरेली मुरादाबाद स्नातक चुनाव मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वोट डाला
और उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही 4 बैठकें उत्तर प्रदेश में G20 की आयोजित की जाएंगी। खबर नोएडा से, जहां पर फरीदाबाद की रहने वाली एक महिला ने 3 वकीलों और एक मुंशी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि उसका पति चोरी के मामले में जेल में बंद था, जिसके चलते महिला अपने पति की जमानत कराने के लिए वकीलों के पास गई थी। वकीलों और एक मुंशी ने महिला के साथ एक सुनसान जगह पर जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकी दी। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने आरोपी मुंशी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी आरोपी वकील अभी भी खुले में घूम रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी वकील उसका पीछा करते हैं और उसे केस वापस लेने के लिए धमकियां भी दे रहे हैं। पीड़िता का कहना है कि वह लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। साथ ही कहा कि उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्महत्या कर लेगी। मेरे पति जेल गए थे, उसके थ्रू मैं अपने वकीलों से मिली थी। जाकर के वकीलों से मिलने के बाद में वो लोग मुझे लेकर के जाते हैं कहीं पे, जहाँ पे सुनसान जगह पे ले जाने के बाद में मेरा रेप करते हैं। रेप करने के बाद में मुझे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में वो मतलब मेरे पति की जमानत वगैरह नहीं होने देते हैं और उन लोगों ने मेरे साथ में बलात्कार किया। विकास मुंशी, महेश यादव, धर्मवीर यादव और तीसरा है देविंदर। तो वहीं प्रयागराज में जिलाधिकारी संजय कुमार छत्री ने इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ संख्या 15 मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया और मतदान की स्थिति का भी जायजा लिया। साथ ही निरंतर भ्रमणशील रहते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं संभल पुलिस के लिए एक अच्छी खबर, नवीन पुलिस लाइंस के निर्माण हेतु 347 करोड़ रुपए की धनराशि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई है। जनपद पुलिस के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। तो पुलिस लाइन्स के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। 347 करोड़ रुपए धनराशि इस पुलिस लाइन के लिए स्वीकृत की गई है और अब एक नया पुलिस लाइन का निर्माण किया जाएगा, जो संभल पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आपको बता दें कि एक अच्छी पहल और अच्छी खबर संभल पुलिस के लिए, जहां पर करीब 347 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। तो 347 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है और संभल पुलिस के लिए एक अच्छी और सराहनीय खबर, जहां पर अब पुलिस लाइन्स के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। अब नया पुलिस लाइन बनाया जाएगा, जिसके लिए धनराशि जो है वो स्वीकृत कर ली गई है। करीब 347 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। चलिए आइए आपको सीधा ले चलते महाराष्ट्र, जहां पर लबाना के कुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ का तात्विक जो भाव है वह सर्वसिद्धि प्रदा कुंभ ही है, यानी जो सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करते, सभी प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध करवाते, वही कुंभ कहलाता है। और बंजारा कुंभ ने आज ये साबित कर दिया है कि अब भारत माता की रक्षा करने के लिए उसके पूज्य संतों, ऋषियों, महापुरुषों और क्रांतिवीरों के संकल्प को अब धर्म जागरण के माध्यम से सिद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और आज का ये समारोह इस बात का उद्घोष कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है
गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे देश के लिए गौरव की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई एक घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो एक जागृत समाज खड़ा हुआ है। आज हम खड़े हुए हैं कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा भारत जिस तेजी के साथ विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत बना है। जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत शीघ्र 4थी अर्थव्यवस्था भारत होगा दुनिया की। कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था होगा। और जिस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है, 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है जिन्हें G20 के देश कहा जाता है। भाइयों बहनों, G20 के वे देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जहां पर दुनिया के 75% से अधिक व्यापार पर जिनका नियंत्रण है, 85% से अधिक अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार है और 90% से अधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है। ये वही G20 के देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनका नेतृत्व वर्तमान में कर रहा है। यह भारतवासी के लिए गौरव की बात भी होनी चाहिए और यही आपके वोट की ताकत भी है। भारत को गौरव मिलना है, हर भारतवासी को गौरव मिलना है। और इसीलिए जहां यह भारत की ताकत आज वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है, वहीं याद करिए अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासी को पंचप्रण की याद दिलाई थी। एक पंचप्रण, गुलामी के अंश को सदैव के लिए समाप्त करना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं ना, सरदेव भैया जी जोशी जी यहां मंच पर है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने लाखों हिंदुओं को बलिदान देना पड़ा, पूज्य संतों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
नेतृत्व में, कुछ संतों के मार्गदर्शन में जब यह आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव के काशी में काशी विश्वनाथ धाम पूरी भव्यता के साथ हम सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो पहले 5 फुट की संकरी गली थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 50 मीटर का चौड़ा गलियारा बन गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। Through constant innovation